अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मोहतरम वालिदैन, आप सभी के लिए ये वीडियोस हमने बहुत ही ख़ास तौर पर इसलिए लेकर आए हैं फौरी तौर पर कि अक्सर स्कूलों में आज हमारी पीटीए टीम की काफ़ी मेहनतों के बाद, हमारी ऑल इंडिया पीटीए की मेहनतों के बाद आज ये तमाम स्कूलों के अंदर जो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के कैंप का इस्टेब्लिशमेंट का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, इसकी कुछ जानकारी आप लोगों को फौरी तौर पर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर वालिदैन के फ़ोन आ रहे हैं हमें और शिकायतें भी आ रही है और बहुत सारी नोटिस भी अलग अलग स्कूलों की हमें मौसूल हुई है। तो सबसे पहले मुख्तसरन हम ये बता दें कि पीटीए जो है ये ऑलरेडी 1977 के अंदर जब सेकेंडरी स्कूल कोड एसएस कोड बना था तो उसके सेक्शन 3.2, उसका सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 और उसके ज़ेली सेक्शन 17 के तहत गार्जियन टीचर एसोसिएशन का जो कैंप किया गया था वही 1996 के अंदर 16 मई 1996 के अंदर उसको पीटीए के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया हाई कोर्ट के थ्रू। जब ये पेरेंट टीचर एसोसिएशन का पालक शिक्षक संघ का जब क्याम हो गया तो उसके बाद कई लोगों ने इसके ऊपर अलग अलग इसकी जो कारकर्दगी थी वो बिल्कुल वाज़ेह ना होने की वजह से कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया। तो फिर 1999 के अंदर इसके ऊपर एक्शन लिया गया। फिर इसी तरीके से 1996 के अंदर फोरम फॉर फेयरनेस इन एजुकेशन के नाम से जैन साहब ने इसके अंदर बाकायदा दखल देते हुए जब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्शन लिया तो फिर एक कमेटी गठित की गई 1999 के अंदर ही। उसके अंदर एक कमेटी गठित की गई जो कि बाकायदा इसके ऊपर वर्क करते हुए इसके ऊपर उन्होंने एक स्पेशल अथॉरिटी अपॉइंट की, जो कि बाद में वही अथॉरिटी 2009 के अंदर श्रीमती कुमुद बंसल के मैडम के शक्ल में हमारे सामने आई और उन्होंने अलग अलग प्रस्ताव जो गवर्नमेंट के सामने पेश किया कि स्कूल के अंदर ख़ास तौर से जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल है, जो नॉन एडेड जितने भी स्कूल अनएडेड, तो इसके अंदर जो भ्रष्टाचार और बदनवानी जो चल रही है इसके ऊपर किस तरीके से अंकुश लगाया जाए, किस तरीके से इसको रोका जाए। तो इसके लिए उन्होंने जो प्रस्ताव पेश किया था तो हुकूमत ने दिसंबर 2009 के अंदर उसको पारित कर दिया और बाकायदा उसके ऊपर ऑब्जेक्शन मांगा और फिर 21 मई 2010 को जीआर नंबर 3 के नाम सर महाराष्ट्र शासन निर्णय नंबर 3 यानी जीआर नंबर 3 के नाम से 21 मई 2010 को उसको लागू कर दिया गया कि तमाम स्कूलों को इस 21 नुकाती जीआर को पास करते हुए तमाम स्कूलों को कंपलसरी कर दिया गया कि हर एक को पालक शिक्षक संघ यानी पेरेंट टीचर एसोसिएशन हर स्कूल के अंदर बनाना, जो भी महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन के अंदर है उन तमाम की तमाम लोगों को ये उसको अनिवार्य कर दिया, कंपलसरी कर दिया कि वो पीटीए को इस्टेब्लिश करे और पीटीए को बहुत सारे इख्तियारात दे दिए गए। 21 मई 2010 के बाद से स्कूल चाहे किसी का भी हो, स्कूल कोई भी संस्था, कोई भी बरादरी, कोई भी धर्म, कोई भी जात का हो, चाहे उसका स्टेटस माइनॉरिटी हो कि नॉन माइनॉरिटी हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र की जुरिस्डिक्शन के अंदर है, चाहे उसका बोर्ड कुछ भी हो, उसका बोर्ड सीबीएसई हो, आईसीएस हो, आईबी हो, बोर्ड कोई भी हो, लेकिन अगर महाराष्ट्र के जुरिस्डिक्शन के अंदर है तो उसके ऊपर पीटीए कंपलसरी लागू होगा और पीटीए के अनिवार्य हो गया, उसके लिए कंपलसरी है पीटीए को उसको फॉलो करना है। तो जिस तरह के हमने देखा कि एसएस कोड के अंदर जब ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई कि आप जो गार्जियन टीचर एसोसिएशन को जब पीटीए में कन्वर्ट कर दिया गया तो 21 मई 2010 से उसको लागू कर दिया गया। तो उसके अंदर बुनियादी बातें भी थी उस पीटीए के जीआर के अंदर और 21 मई 2010 के जो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए तो उसकी पहली शर्त दी गई कि कोई भी स्कूल का कोई भी ऐसा काम जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा, कोई भी स्कूल के मामलात के अंदर हाइड एंड सीक का मामला नहीं होगा और जो भी चीज़ होगी ट्रांसपेरेंट होगी, पारदर्शिता होगी, शफाफियत होगी। उसके सेकंड क्लॉज के अंदर क्लियर कर दिया कि कोई भी स्कूल जो है, कोई भी इंस्टीट्यूट जो है, दे कान गेट प्रॉफिट, वो नफ़ाखोरी नहीं कर सकता। उसी तरीके से उसके तीसरे क्लॉज में डाल दिया कि स्कूल को जो भी सोर्स से इनकम आती है, स्कूल का अपना हॉल, ग्राउंड, डोनेशन, फंड, बैंक में रखे हुए जो अलग अलग उसकी इनकम्स है, जो उसको इंटरेस्ट आता है या किसी और तरीके से उसका एफडी वगैरह है, तो जो प्रॉफिट भी आएगा वो सब ऑडिट के अंदर दिखाना है, वो स्कूल की उन्नति के अंदर और बच्चों की फ़ीस में डिडक्ट होगा। वो तमाम चीज़ें जो है बच्चों की सहूलत फैसिलिटी के लिए होगा, क्योंकि स्कूल को परमिशन ही गवर्नमेंट इस बुनियाद पर देती है कि जो भी मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट जो है ना वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए। फाइनेंशियली अगर वो वीक है या वो चला नहीं सकता या वो स्कूल के आड़ में अपना घर चलाना चाहता है तो वैसे इंसान को स्कूल चलाने का ना राइट है, ना हक है, ना प्रिविलेज है। उसको ना राइट है ना प्रिविलेज है,
दोनों चीज़ें उसके ऊपर बाइंड अप होती है कि वो चला ही नहीं सकता, क्योंकि स्कूल कोई नफ़ा लेने का, कोई बिज़नेस का, तिजारत का मरकज़ नहीं है। स्कूल जो है सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की उन्नति और भलाई के लिए। अब इस तरीके से जब आगे हम आते हैं कि 21 मई 2010 को जब ये GR जब लागू होगा और उसके अंदर इसे क्लियर कट दे दी गई कि तमाम चीज़ें बच्चों के लिए, तो उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ डिस्क्राइब की गई कि PTA को कंपलसरी किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसमें होगा, उसकी मेंबरशिप कैसे होगी। तो बाकायदा उसके अंदर एकदम सख्ती के साथ कह दिया कि जितने स्टूडेंट होंगे उस स्कूल के अंदर, जितने भी स्टूडेंट होंगे, तमाम की तमाम स्टूडेंट जो हैं वो सब की सब, वो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो इसके मेंबर होंगे, PTA के मेंबर होंगे। चाहे वो स्कूल में 5000 स्टूडेंट हो कि 10,000, वो सब जनरल बॉडी के मेंबर होंगे। जब तक उनका बच्चा पढ़ेगा वो स्कूल में वो मेंबर होंगे। और जितनी डिवीज़न होगी, हर डिवीज़न में से वही डिवीज़न के लोग, पेरेंट जो है, डेमोक्रेटिक वे के ऊपर इलेक्ट करके, सिलेक्शन नहीं, इलेक्ट करके बाकायदा उसके अंदर से अपना एक एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी कोर कमेटी मेंबर जो आगे मैनेजमेंट तक अपनी बात, क्योंकि एक साथ सभी लोग तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो वो लोग अपना कोर कमेटी, जितनी डिवीज़न है उतना कोर कमेटी मेंबर होंगे और सभी क्लास की जो टीचर होगी वो कोर कमेटी मेंबर में होगी। तो इस तरीके से तमाम डिवीज़न के जो पेरेंट्स हो गए वो कोर कमेटी मेंबर हो गए, जो हर डिवीज़न में एक सेलेक्ट होगा और टीचर जो होगी। और ये लोग जो होगा, अब इसके अंदर कंपलसरी कर दिया गया कि तमाम जितने भी पेरेंट्स होंगे, चाहे 5000 हो चाहे 10,000 हो, साल में दो बार इनकी मीटिंग लेना कंपलसरी हो गया PTA की। और कोई भी जो न्यू हमारा ईयर शुरू होता है, नया जो एकेडमिक ईयर शुरू होता है नॉर्मली जून से, तो जून में शुरू होने के विदिन 30 डेज़ इनको PTA इस्टेब्लिश करना है। जिन्होंने इस्टेब्लिश नहीं किया उनको इस्टेब्लिश करना है, और जो इस्टेब्लिश कर लिए हैं फिर उनको कोर कमेटी विदिन 15 डेज़ उनको कोर कमेटी यहाँ पर बनाना है। और उस कोर कमेटी के लिए उनको इलेक्शन के थ्रू करना है। ये जो सिलेक्शन या दूसरे तरीके से या प्रिंसिपल जो चुनते अपने मन से कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सिलेक्टिव ऑप्शन है ही नहीं। यहाँ तक कि इसके अंदर जो सोड़त, जो मराठी वर्ड है, जो बैर के हिसाब से या बैर GR के हिसाब से शासन निर्णय का जो बोल देंगे ना, बैर GR जो है कि जो सोड़त जो वर्ड दिया गया, लॉटरी का जो वर्ड दिया गया है, लेकिन 21 मई 2010 के जो GR के अंदर है वो ऑलरेडी इलेक्शन दिया हुआ है, डेमोक्रेटिक वे पे इलेक्शन दिया हुआ है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भी अगर साइट पर जाकर हम अगर एजुकेशन से कंसर्न आप देखते हो, तो तमाम की तमाम जो निवडणूक का, यानी जो निवडणूक निर्वाचन का जो आयोग का जो सिस्टम है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेथड है, वो टोटल इसी के ऊपर है। आपकी लॉटरी सिर्फ एक ही बेस के ऊपर होती है, जो जैकपॉट सिस्टम होता है। जब किसी चीज़ में टाई अप हो जाता है, जब कोई आदमी एक ही सिंबल के ऊपर या एक ही चीज़ के ऊपर या दोनों को एक मत हो जाता है, जब टाई अप हो जाता है, तो या टॉस के ज़रिए या लॉटरी के ज़रिए किसी तरीके से जो सोड़त जो कहा जाता है, तो वो जो चीज़ है लॉटरी, वो जब टाई अप होता है तो वहाँ लॉटरी होती है और इस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम इलेक्शन के रूल को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर रूल को फॉलो करें, तो हर क्लास के अंदर जब पेरेंट्स को जिनको चुनना है, सिलेक्ट करना है, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ लॉटरी के बेस के ऊपर छोड़ दें या लॉटरी के भरोसे छोड़ दें, तो वे क्लास में मालूम पड़ा उनके अपने मैनेजमेंट जो है चाल चल के, इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। इसके अंदर जो ऑलरेडी एक बोलते हैं ना, एक स्कूल को जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है, या एजुकेशन के अंदर एक बहुत अच्छा ग्रेडेशन आएगा, शफाफियत आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, वो हट के एक कॉन्स्पेरेंसी, एक फिशी गेम चालू हो जाएगा। और वो फिशी गेम ये होगा कि हर मैनेजमेंट जो है अपने हिसाब से उनके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट के लिए खड़ा करेगा कि आप खड़े हो, अपना नाम दो, फिर वो जैकपॉट के थ्रू, लॉटरी के थ्रू उनके लोगों का नाम, जब उनकी चिट्ठी ज़्यादा होगी चांसेस उनका ही होगा, तो ये तकदीर के और किस्मत के भरोसे हो जाएगा। जबकि ये सिस्टम स्कूल को ग्रेड अपडेट करना है, या स्कूल को अगर हमको उसका ग्रेडेशन हाई करना है, स्कूल को बहुत ऊंचाई तक हमको लेकर जाना है और लोगों को, बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए जब हाईफाई लेकर जाना है, तो इन तमाम चीज़ों से हटते हुए हमको उन आदमी को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो इस चीज़ के काबिल हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो एबल है, उस चीज़ के काबिल जो है कि जो लोग उस कानून को जाने, जो स्कूल के तरीक़ेकार प्रोसीजर को जाने, जो PTA के प्रोसीजर को समझते हुए वो बाकायदा स्टूडेंट के लिए ऐसी मेहनत करे कि स्टूडेंट आगे आला तालीम हासिल कर सके। जब इस तरीके से हम लोग, जब इस तरीके से अगर उसका इलेक्शन होगा तो ही वो चीज़ सुनी जाएगी। नहीं तो अगर इसके अंदर भी कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र मैनिपुलेट करके अगर जैकपॉट के थ्रू, लॉटरी के थ्रू अगर इस तरीके से कॉमन उनको लाया जाए तो ये बहुत होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर ये चीज़ चाहेंगे कि बाकायदा जो इलेक्शन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो तरीका है, उस तरीके पर ये इलेक्शन हो बाकायदा। और पेरेंट्स को जो उम्मीदवार इसके अंदर बेहतर हो, जो जिस डिवीज़न से, तो पेरेंट्स से गुजारिश है कि उसी मेंबर को आप लोग चुने, ये करें कि जो वहाँ पर आपके इन कानून को जानता हो।
और इसके अंदर है ना, आगे भी सबको मौका है कि आप अगर ये साल अगर बन जाते हो, ठीक है, 2 साल को नहीं, अगर वो 1 साल के लिए भी बोलते हैं, अगर कोर कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी 1 साल भी अगर बनती है तो नेक्स्ट ईयर फिर अगले पेरेंट को चांसेस है ना। और एक बार जो इलेक्ट हो गया या इनके हिसाब से सेलेक्ट हो गया अगर, या इलेक्ट हो गया एक बार वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन गया, तो आने वाले 5 साल तक ना ही वो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन सकता है, ना ही वो किसी पद के ऊपर रह सकता है जो कोर कमेटी का पद है। तो इसके लिए सबको चांस मिलेगा। इसके अंदर जो रूल है बेसिकली इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यही है, जो एडिक्वेट जो कहा गया है कि इसीलिए कहा गया है कि इसके अंदर इक्विटी भी है, जस्टिस भी है। तो ये चीज़ होगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ये चाहूँगा कि क्लास में अगर गलती से किसी ने कोई फॉर्म भर दिया है, अगर गलती से किसी ने कोई फॉर्म भर दिया या उससे किसी फॉर्म पे साइन ले लिए और कहा गया कि आपने तो कोर कमेटी का भरा है, आपने कोर कमेटी के मेंबर के लिए भरा है, अब आपको जैकपॉट में या लॉटरी में या सोरठ के अंदर आपको लिया जाएगा, तो आप उसके अंदर जो है उस चीज़ को स्ट्रिक्टली एकदम बोलो कि हमको नहीं रहना, हम इस आदमी को अपना वोट करते हैं जो भी आपके क्लास में इस लायक हो, जो आपकी क्लास में जो बेहतर बंदा हो, जो कानून जानता हो और आपके हुकूक के लिए, आपके बच्चों के हुकूक के लिए आगे तक बेहतर तरीके से काम कर सकता हो, मैनेजमेंट के सामने अपनी बातें रख सके और कोर कमेटी के सामने अपनी बातें रखते हुए आगे जो डिविजनल फी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो कमेटी जो है, DFRC जो है, उसके सामने अगर अपनी बातों को रखने लायक है वो इंसान, वो अपनी बातें रख सकता है। उस इंसान को आप लोग चुनो। और ये फॉर्म वगैरह भरने का जो एक सिस्टम इन्होंने लगाया कि PTA का फॉर्म भरना है, आपको मेंबरशिप लेना है कि नहीं लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि इसी बात को जब इसके ऊपर हुआ था तो ये 21 मई 2010 का GR, मैं एक गलतफहमी और लोगों की दूर कर दूँ कि लोग ऐसा समझते हैं कि जो 21 मई 2010 का GR है वो हट गया या ख़त्म हो गया, क्योंकि 24 अगस्त 2010 को एक गवर्नमेंट ने इसी के ऊपर सिर्फ PTA, क्योंकि 21 मई 2010 के GR के अंदर टीचर्स के ऊपर भी उनकी जॉब सर्विस रेट पॉइंट नंबर 12 है कि 1977 के तहत उनको तमाम जो अनएडेड स्कूल के भी टीचर्स हैं उनको तमाम सहूलत मिलेगी, हर फैसिलिटी उनको दी जाएगी, मिलेगी। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। तो ये तमाम बातों को अलग से मर्ज करते हुए PTA के जो पॉइंट्स है खाली, तो 24 अगस्त 2010 को हुकूमत ने एक स्पेशल GR निकाला और उस GR के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिजोल्यूशन है, उन्होंने कहा यह मार्गदर्शक है। बाकायदा उस GR को उसको मार्गदर्शक तत्व कहा गया था। जो 24 अगस्त 2010 का जो GR था उसको मार्गदर्शक तत्व कहा गया है इसको, कि इसको बताया गया कि जो अलग अलग को कन्फ्यूज़न था कैसा हो क्या हो, या इलेक्शन के लिए जो चीज़ें थी। तो इस GR का मैं सबसे अहम बात जो बताने का मकसद यही था कि जब इसको PTA के लिए जब दिखाया गया और बताया गया इसको, तो इसके अंदर इसका पहला क्लॉज, इसका पहला सेक्शन ही यही दिया गया है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी पालक है, हर स्टूडेंट के जो भी पेरेंट है वो इसके सभासद होंगे। जब तक उनका बच्चा पढ़ेगा वो इसके मेंबर होंगे। अलग से कोई फॉर्म या कोई चीज़ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि जब इसकी कार्य पद्धति बताई गई तो वापस इसका जब मार्गदर्शक तत्व के अंदर भी उसका सेक्शन 1 वही दिया गया, मार्गदर्शक तत्व के सेक्शन 1 भी उसका वही दिया गया है। और आगे जब हम इस चीज़ को देखते हैं इसका सेक्शन 4 का सेक्शन का जो है, यानी कि उसका B जो है, वो भी यही चीज़ दिया गया कि तमाम जो इसके पालक हैं वो सब की सब इसके सभासद होंगे। तो पेरेंट को इसके अंदर इस चीज़ के लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेंबर है, वो PTA का फॉर्म नहीं भरे, या अगर 13 तारीख के बाद आपने फॉर्म भरा, जैसा कि यहाँ एक स्कूल का आ रहा है कि अगर वो 13 तारीख को अगर यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे तो उसके बाद फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो कोई फॉर्म वगैरह आपको भरना या नहीं भरने पे डिपेंड नहीं होता। आप ऑलरेडी उस स्कूल में हो, यानी कि आप वहाँ पर PTA मेंबर हो। फॉर्म जो भरना है, जो इलेक्शन होगा वो कोर कमेटी यानी एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए होगा, जो 1 साल के लिए होगी, और वो अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके फाइनलाइज करेगी। और वो कोर कमेटी के लिए उनको फॉर्म भरना कंपलसरी है, क्योंकि उसका इलेक्शन होगा। और वो भी फॉर्म ये कंपलसरी है कि क्लास के जिस दिन, जैसे कि आने वाले भी 15 जुलाई के दिन उन्होंने सुबह में 9 बजे शार्प टाइम रखा है कि सुबह 9 बजे कोकण मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है। तो 13 तारीख उन्होंने फॉर्म की दिया लास्ट डेट 9 से 12, और 15 जुलाई 2022 को उन्होंने शार्प 9 बजे जो है इसके इलेक्शन का या लॉटरी का जो प्रोसेस रखा है उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को जो दिया है। तो ये जो लॉटरी का जो प्रोसेस उन्होंने दिया है ये कोई प्रोसेस नहीं होगा, ये इलेक्शन होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। इसके अंदर तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इस तरीके से जो मेम्बरान भी उनके क्लास में बेहतर हो, ठीक हो, और ख़ास तौर पे हम जो यादी अभी जो लोग PTA पर वर्क कर रहे हैं पिछले 1 साल से, हम उनकी एक यादी रिलीज़ करने वाले हमारी तरफ से, ऑल इंडिया पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की तरफ से, जो कि बाकायदा
वो तमाम केमीएस के अलग अलग डिवीज़न के जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी आप लोग कोशिश करो उन्हीं को, क्योंकि वो ऑलरेडी इस कानून को जानते हैं और इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं ताकि वो आसानी से आपके हुकूक के लिए लड़ सके। और इंशाल्लाह हम लोगों का टारगेट होगा कि हम 1 साल में इतनी कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी तौर पर लीगली इतना टेक्निकली जाकर हम लोग इसको इतना ज़्यादा वर्कआउट करते हुए कि आइंदा साल किसी को इसके ऊपर कोई स्ट्रगल, कोई जिद्दोजहद और कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत ही ना पेश आवे। तो जैसा कि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि तमाम के तमाम पेरेंट जो है इसके मेंबर होते हैं ऑलरेडी, इसके लिए कोई अलग से आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। और ऑलरेडी आप जब तक रहेंगे तमाम के तमाम जो पेरेंट है वो ऑलरेडी इसके मेंबर होंगे। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए समझो कि जो कोर कमेटी का, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो आपका इलेक्शन होगा, आपको इसके अंदर इस बात को ही ध्यान रखना है कि आप उन्हीं को सिलेक्ट करो एटलीस्ट 1 साल के लिए कम से कम, कि वो लोग जो जाकर अपने हुकूक के लिए और अपने हक़ के लिए लड़ सके, मेहनत कर सके। और 1 साल में इंशाल्लाह इतनी शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी लीगली कि इंशाल्लाह हम लोग जो भी हैं आइंदा आप लोगों को ऐसे प्रयत्न करने की ज़रूरत ना पेश है। और ये जो इलेक्शन होगा, जो होगा, इसकी जो भी यादी बनेगी तो इसका एकदम सिंपल है कि ऑलरेडी जो हेडमास्टर जो होता है, जो प्रिंसिपल होता है, वो इसका ऑलरेडी जो चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है इस कोर कमेटी का। और इसका जो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो हमेशा पेरेंट में से एक होगा, जो कोर कमेटी में चुन के आएगा उसका पेरेंट इसका वाइस प्रेसिडेंट होगा। इसका जो सेक्रेटरी होगा, सचिव जिसे कहते हैं, वो सचिव हमेशा क्लास का, किसी भी एक क्लास का टीचर होगा। और 2 जॉइंट सेक्रेटरी होंगे इसके अंदर, एक टीचर में से होगा और एक पेरेंट में से होगा। और जितनी क्लास के जितने भी पेरेंट जो कोर कमेटी में आए सब इसके मेंबर होंगे, क्लास टीचर इसकी मेंबर होगी। और इसके अंदर 50% लेडीज़ कोटा फिक्स है, फीमेल्स को, लेडीज़ जो है इस कोर कमेटी के अंदर 50% सीट्स जो हमेशा लेडीज़ की होगी। और एक जो है माइनॉरिटी का होगा कोई भी, और बैकवर्ड क्लास का एक जो होगा मेंबर हमेशा बैकवर्ड क्लास का होगा, जो आपको इसके अंदर कंपलसरी रखना है। और ये जो भी चीज़ें होंगी तो इसके लिए पीटीए का एक अलग से कंपलसरी बोर्ड, और वो भी ये मार्गदर्शन भी कंपलसरी है जीआर के अंदर कि बोर्ड ऐसी जगह पर हो कि जहाँ आती जाती पब्लिक को, जो पब्लिक आ रही है जा रही है, जहाँ ट्रू फ्लो होता है, उस जगह के ऊपर ही वो बोर्ड लगाना है, जहाँ पर हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को, कॉमन पब्लिक को वो बोर्ड दिखे जो स्कूल से रिलेटेड संबंधित है। और उसके अंदर फ़ौरन ये पीटीए की कोर कमेटी की मंजूरी लेके तमाम मेंबर्स जो इलेक्ट होते हैं उनके नाम उस बोर्ड के ऊपर लगाना। और विदिन 15 डेज़ ये तमाम चीज़ एजुकेशनल ऑफिसर के सामने होनी चाहिए, एजुकेशनल ऑफिसर के टेबल पे कि ये हमने चुना है, और उसको मान्यता के लिए वहाँ पर उसकी एंट्री के लिए उसको भेज देना है। अब इससे हटकर अगर कोई प्रोसेस होता है कि कोई प्रिंसिपल या कोई सुपरवाइज़र या क्लास का कोई और या कोई मैनेजिंग कमेटी का आदमी इसके अंदर ज़बरदस्ती कुछ करता है, सबसे पहली चीज़ तो पीटीए के प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट का कोई दखल नहीं है। नंबर 1 चीज़, स्कूल के किसी भी काम काज के अंदर मैनेजमेंट का कोई दखल नहीं होता। स्कूल के लिए जो डीन, जो अथॉरिटी, जो हेड जो होता है वो होता है वहाँ का प्रिंसिपल, वहाँ का डीन, वहाँ का हेडमास्टर। तो ये पूरा जो हेडमास्टर करेगा, इसीलिए पीटीए का जो चेयरमैन बोलो, प्रेसिडेंट बोलो, अध्यक्ष बोलो, वो प्राचार्य यानी मुख्य अध्यापक यानी कि प्रिंसिपल होता है। तो इसी को सारे इख्तियारात होते हैं पीटीए का प्रोसेस करना, और इसके सेक्रेटरी का ही काम है। और अगर मैनेजमेंट का इसके अंदर कोई काम, कोई जिम्मेदारी है तो पीटीए के इस प्रोसेस को, इस इलेक्शन के प्रोसेस को, पीटीए फॉर्म करने को बिल्कुल खुश असलूबी के साथ, बेहतर तरीके से, वेल सेट मैनर के अंदर इसको पूरा मतलब प्रोसीजर को फॉलो करना है। इसके अंदर मैनेजमेंट साथ देता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एजुकेशन ऑफिसर को पूरा होना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी इस इलेक्शन की एजुकेशन ऑफिसर की होती है। जो शिक्षण अधिकारी होता है कि उसकी जिम्मेदारी होती है, शिक्षण सुपरवाइज़र जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है हमारे शिक्षण मंडल की कि पूरा पीटीए के प्रोसेस को इलेक्शन के ज़रिए पूरा बेहतर तरीके से फुलफ़िल करवावे पूरा, और ये प्रोसेस को पूरा करें। और इस तरीके से तमाम वो चीज़ है। अब इसके अंदर सबसे अहम बातें यहाँ पर हम जो अब मुख्तसर आज बता रहे, इसके बाद फिर इंशाल्लाह अगली हम एपिसोड जो लेकर आएंगे आपके सामने, उसके अंदर ये बताएंगे कि पीटीए का इख्तियारात क्या क्या है। अभी आज फौरी तौर पे हमको सिलेक्शन की ज़रूरत है, सिलेक्शन किस तरीके से हो। तो सबसे पहले आप फिर मैं उसको शॉर्ट में कर दूँ, ये तमाम जो स्कूल की फ़ी डिसाइड करना होती है, स्कूल की फ़ी के लिए लड़ना होता है, तमाम इख्तियारात जो दे दिए गए, स्कूल के अंदर कोई भी ग्रेडेशन करना है, कोई स्कूल को और बढ़ोतरी करना है, कम करना है, स्टूडेंट के फ्यूचर के और क्या बेहतर करना है, टीचर्स की पगार को क्या इंक्रीज़ करना है, या स्कूल के हक़ में और क्या बेहतर हो सकता है, कहीं से फंड गेनिंग, डोनेशन गेनिंग, कहीं और कोई चीज़ की हेल्प करना है, ये सब पीटीए के इख्तियारात में होता है। कोई दूसरी एक्टिविटीज़ भी जो होती है स्कूल के अंदर, अदर एक्टिविटीज़, वो भी पीटीए की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती। तमाम की तमाम इख्तियारात जो है स्कूल के अंदर
स्कूल के ग्रेडेशन, फीस से रिलेटेड और जो भी वहाँ प्रोसीजर या जो वर्क होता है, वहाँ पर टास्क होता है, उसके लिए पीटीए जिम्मेदार होता है। तो इसके और क्या क्या डिटेल इख्तियारात है इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके सामने ज़रूर पूरा लेकर आऊँगा। लेकिन फिर एक बार मुख्तसरन मैं आपको दोहरा दूँ, ये जो पहले पीटीए इलेक्शन का जो प्रोसेस है, अगर इसके अंदर कोई भी बदउनवानी है, कोई भ्रष्टाचार कुछ होता है, तो इसके खिलाफ भी आप लोग आगे केस कर सकते हैं। आप इमीडिएट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। 26 फरवरी 2020 को जो तकरार निवारण समिति बनाई गई उसके अंदर कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2013 के जीआर के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम अधिकारी करके पूरे कॉरपोरेशन के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो हमारा आयुक्त होता है, तो 31 दिसंबर 2013 के जीआर के हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारा आयुक्त है, म्यूनसिपल आयुक्त, म्यूनसिपल कमिश्नर कॉरपोरेशन का। आप उसके पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। एरिया का जो पुलिस स्टेशन का जो जुरिस्डिक्शन होता है, उस जुरिस्डिक्टेड पुलिस इंचार्ज जो होता है, सीनियर ऑफिसर, आप उसके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। तो तमाम पेरेंट जिनको कोई भी तकलीफ है, जिनके साथ कोई भी हक ऐसे हकमारी की गई, तो वो ऑलरेडी जाकर उस एरिया पुलिस स्टेशन में भी कर सकता है। वो नहीं सुने तो उसके जोन का जो एसीपी होता है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होता है, तो आप उसके पास शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर एसीपी नहीं होता तो पूरे जोन का जो होता है, जो डिप्टी कमिश्नर जो होता है, पुलिस उपायुक्त, आप वो कर सकते हैं। जैसे हमारा भिवंडी का परिमंडल 2 है, जोन 2 है, जोन 2 के जो हमारा डीसीपी है, ऑलरेडी वो न्यू कॉरपोरेशन के सामने तहसीलदार ऑफिस में स्टार्ट में एकदम ऊपर 2nd फ्लोर पे, 1st फ्लोर पे उनका ऑफिस है, वहाँ आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे भी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन इन सब झंझट में ना पड़ते हुए हमारा ना किसी मैनेजमेंट से झगड़ा होना चाहिए, ना हमारा किसी ग्रोह, किसी जमात, किसी फ़िरके, किसी अदारे, किसी स्कूल से झगड़ा होना चाहिए। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि ये एजुकेशन का सिस्टम बिल्कुल पाक साफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, टोटल करप्शन, भ्रष्टाचार, बदउनवानी से पाक हो। इसके लिए सारी जिद्दोजहद है। और ये हम हमारे घर से या हमारे वालिदैन या हमारे कोई बड़े बूढ़े नहीं दे के गए, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हमको हुकूक दिए हैं, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, उसके हिसाब से फाइट कर रहे हैं। चाहे हमारे खिलाफ कोई भी हो जाए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। किसी इनफरादी शख्स के खिलाफ हमारी कोई जंग है, ना किसी गुरोह के खिलाफ हमारी कोई जंग है, ना किसी अदारे, ना किसी कोई मखसूस कोई जमात गुरोह से भी हमारा कोई संबंध नहीं है। हम जो है पेरेंट्स की तरफ से स्टूडेंट के हक में लड़ रहे हैं, हम टीचर के हक में लड़ रहे हैं, हम तालीम को मुफ्त और आसान करने के हक के लिए लड़ रहे हैं, जो हुकूमत ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको जो दिया है 21 मई 2010 के जीआर के हिसाब से। और ऑलरेडी जो हमारे को कोड दिया गया, एसएस कोड, सेकेंडरी स्कूल कोड, जो एसएस कोड जिसकी बिना पर कोई भी स्कूल पास की जाती है या कोई भी स्कूल जो ऑलरेडी बनती है, इसके अंदर जो ऑलरेडी क्लॉज दिए गए हैं कि कोई मैनेजमेंट वही स्कूल चला सकता है जो फाइनेंशियली साउंड हो, इकोनॉमिकली साउंड हो, जो ऑलरेडी इसके बल पे अपना घर चलाना चाहता हो। ऐसे कोई मैनेजमेंट को स्कूल चलाने की ज़रूरत नहीं है। और इन सब शक्तियों के ऊपर कि जैसे कि आज उनकी कमाई बंद होती है किसी अदारे की या मैनेजमेंट की या चंद लोगों की, तो वो चाहते हैं कि ये इसको इस तरीके से बदनाम किया जाए कि अदारा बंद हो जाएगा, ताला लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, कभी कोई अदारा बंद नहीं होगा। अगर जो बदउनवान, करप्ट, भ्रष्ट जो मैनेजमेंट है, जो उसके संचालक है, वो बदली होते हैं, कभी कोई अदारा बंद नहीं होगा इंशाल्लाह। और इस तरीके से वो अदारे को बदल कर कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ का मैनेजमेंट बदल जाएगा, अदारा वही रहने वाला है, वही स्कूल चलने वाली है। चाहे उसको हुकूमत अपने अंडरटेकिंग लेकर चलावे या हुकूमत कोई दूसरा मैनेजमेंट बता देवे, कोई अदारा बंद नहीं होता। इसी कोई गलतफहमी में आना नहीं। सबसे पहले आप सही तरीके से इलेक्शन करो। 13 तारीख को आप लोग फॉर्म भरो। उस फॉर्म के ऊपर आप लिखो कि आप एज अ पीटीए मेंबर नॉमिनी कर रहे हो, और कोर कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए आपकी क्लास में जो आपको बेहतर लगता है, जैसे कि इंशाल्लाह हम यादी भी जारी करेंगे उसकी, तो जो बेहतर होगा बाकायदा उसी फॉर्म के ऊपर आप लिख देना। नहीं तो कल आपको क्या कहेंगे कि आपने ये एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए, कोर कमेटी के लिए आपने इसको इलेक्ट के लिए भरा था, आपका नाम इसमें है, फिर वो जैकपॉट करेंगे, लॉटरी करेंगे वो मटके की तरह। तो वो नहीं होना चाहिए। हमको ये करना है, कोई सुपर लोटो नहीं खेलना है, कोई लॉटरी नहीं खेलना है। इलेक्शन होना चाहिए डेमोक्रेटिक वे के ऊपर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हमारा प्रोसेस है इंडियन गवर्नमेंट का, उस तरीके पर हम जहाँ पर टाई अप हो जाते हैं, जहाँ पर इक्वल वोटिंग या इक्वल सिंबल की बात आ जाती है, वहाँ पर बाकायदा लॉटरी सिस्टम होता है। तो तमाम पेरेंट्स को मेरी गुजारिश है कि सब की सब हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, अगर टोटल सभासद जो जनरल मेंबर्स जो होते हैं पीटीए के, अगर वो 50% वहाँ मौजूद नहीं है, 50% जनरल बॉडी का मौजूद रहना है कोर कमेटी के लिए। अगर कोर कमेटी के इलेक्शन के अंदर या वो उसको जैकपॉट और लॉटरी का नाम दे, कुछ भी दे वो लोग,
अगर वो कोर कमेटी के मेंबरशिप के लिए 50% पेरेंट्स उस डिवीज़न उस क्लास के अवेलेबल नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं होगा। वहाँ पर जो जिम्मेदार, जो संचालक जो उसको चला रहा है, खासतौर से एजुकेशन ऑफिसर या उस क्लास का कोई जिम्मेदार या इसकी तरफ से अपॉइंट किया हुआ, तो अगर वो उस चीज़ को कोई चला रहा है तो उस चीज़ को आधे घंटे तक वेट एंड वॉच करेगा कि उनका जो कोरम पूरा हो जाए 50% का, और अगर वो आधे घंटे में कोरम पूरा नहीं होता तो 15 डेज़ के लिए उस इलेक्शन को वो पोस्टपोन कर देगा। याद रखिए ये चीज़ बहुत अहम चीज़ है, 50% मेंबर का रहना है। तो इसीलिए मेरी तमाम पेरेंट्स से गुजारिश है, बिल्कुल पुरअमन तरीके से, बिल्कुल पीसफुल्ली, शांति के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा लेवे। अपने पीटीए मेंबरशिप का फॉर्म भरें आप लोग, और उसके अंदर लिखिए कि हम पीटीए मेंबरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, हम कोर कमेटी का नहीं भर रहे हैं। कोर कमेटी में जो आपको आपकी क्लास का जो बेहतर, जैसे कि हम इंशाल्लाह हम भी यादी जारी कर रहे हैं, तो उस मेंबर का ही नाम उस फॉर्म पे भी आप लिखो कि हमारी तरफ से हम कोर कमेटी में इस शख्स को हम वोट करते हैं या इस शख्स को हम इलेक्ट करते हैं डेमोक्रेटिक वे के ऊपर। तो ये चीज़ आपको बहुत जहन में रखना है। और एक और एकदम खास बात इसके अंदर मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि और भी चीज़ें जो यहाँ पे कॉरपोरेशन ने, हमारे मुकामी शिक्षण मंडल शिक्षण अधिकारी ने बहुत सारी चीज़ें बाइंड अप कर दी है। तो जो इन्होंने अभी 2022-23 के लिए जो मार्गदर्शक पत्रिका सूचिका जो निकाली, ऑर्डर नंबर 381, जावक नंबर 381, इस 381 के अंदर इन्होंने कंपलसरी ये चीज़ दे दिया है कि आपको कोई फॉर्म फी नहीं लेना है, फॉर्म फ्री ऑफ चार्ज देना है। तो वहीं पर उन्होंने शैक्षणिक शुल्क के उन्होंने पीटीए को वो 21 मई 2010 के जो जीआर का जो ऑलरेडी इनका जो कंपलसरी जो उन्होंने किया कि इसको पूरा अनिवार्य पीटीए के पूरा प्रोसेस को फॉलो करना होगा, और जो इलेक्शन का इसका प्रोसेस है कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी। इसीलिए फ़ी जो सुनिश्चित करती है पूरा यही करती है, पीटीए के सामने इनको ऑडिट ला के पेश करना है। तो आज भी जैसे जब हमको एक फ़ोन आया हमको पेरेंट्स का कि प्रिंसिपल कहते हैं कि आपको जिन लोगों ने कहा है कि भाई फ़ी ये पीटीए लागू करो तो उनसे पूछो पीटीए के हिसाब से फ़ीस कितनी होती है। तो हमने उनको जवाब दिया भाई हमने एक रफली जो है उसको 800 रुपया 1000 रुपया जो भी निकाला था हमारा पीटीए वर्कशॉप में आप देख सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे सामने स्कूल का ऑडिट नहीं आएगा हम एग्जैक्ट उसकी फ़ी नहीं बता सकते, क्योंकि हमको पूरे खर्च को कैलकुलेट करना है। और वैसे भी जब पीटीए इस्टेब्लिश हो जाएगा तो पूरे स्कूल का ऑडिट हमारे टेबल पर आना है, वो कंपलसरी है। ये बिल्कुल ही इस चीज़ को वो चीज़ करना है हमको। तो सेकंड चीज़ कि जो लोग एलसी के लिए परेशान हैं कि भाई स्कूल वाले रिजल्ट दे रहे हैं, एलसी नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो 10वीं के जो लोग हैं आपको बता दूं कि अब 10th का एग्ज़ाम होम एग्ज़ाम हो गया है, और जो सरल प्रणाली आ गई है इसके बाद आप लोगों को एलसी की ज़रूरत नहीं है। आपको जो 11th में एडमिशन लेना है तो जो ऑनलाइन जो आपको वेबसाइट दी गई थी 11thadmission.org.in, इसके ऊपर आप ऑनलाइन अपने आप को रजिस्टर्ड करें। जो भी 10th बच्चे पास है 10th के, जिस स्कूल में भी आपको जाना है पूरे महाराष्ट्र ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो आपको एलसी नहीं लगना है। एलसी के बदले आपको सरल नंबर जो मिलेगा और यूडाइस प्लस जो अपडेट आपके पास जानकारी होगी, आपके रिजल्ट के ऊपर तमाम कोडिंग्स होते हैं, स्कूल के सब होते हैं, तमाम चीज़ें वो है। कमिश्नर ने कंपलसरी, शिक्षण मंडल ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर कोई स्कूल का कोई रिक्वेस्ट लेटर अगर किसी स्कूल के पास एलसी के ताल्लुक से आता है तो भी आप दे दो, एलसी की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर किसी को एलसी चाहिए तो स्कूल एक जिस स्कूल में आप एडमिशन लगो रिक्वेस्ट लेटर फॉरवर्ड करेगा दूसरी स्कूल को, तो उनको वहाँ पर देना कंपलसरी है, वो रोक नहीं सकते, बिल्कुल उनके ऊपर वो चीज़ बाइंड अप है। इसी तरीके से सरल प्रणाली के बाद उन्होंने एक चीज़ और की है कि किसी तरीके से भी जो बच्चों की जो सेफ्टी है कि जितने भी जो भी बच्चे हैं आपके स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके जो चाइल्ड एक्ट के जो हुकूक है उनके तमाम की तमाम हुकूक के ताल्लुक से बोर्ड लगाना कंपलसरी हो गया स्कूल के अंदर। अब बच्चों को क्या कैसे रहना, लेडीज़ है तो बच्चियाँ हैं तो क्या है, और जेंट्स बच्चे हैं तो उनके लिए क्या है, और जो भी ज्यूरिसडिक्शन में स्कूल है, जो भी नज़दीक का जो जिस पुलिस स्टेशन की हद में स्कूल आता है तो वहाँ के काका दादा का पुलिस दादा या पुलिस काका करके उसका नंबर, और जो चाइल्ड हेल्थ नंबर है 1098, ये कंपलसरी वहाँ पर बोर्ड पे बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए और स्कूल के बाहर। और इसका एक स्पेशल बोर्ड बच्चों का केयर एंड प्रोटेक्शन के ताल्लुक से एक स्पेशल बोर्ड वहाँ लगाना कंपलसरी है। ये आपको ऑर्डर नंबर 381 जो आपका जावक नंबर 381 है शिक्षण मंडल का भिवंडी के तमाम स्कूलों के अंदर, ये ऑलरेडी 7 जून को ऑलरेडी ये सब स्कूलों को पहुंच चुका है। और ये जाना है स्कूल शुरू होने पहले मार्गदर्शक जो इनको पूरी गाइडलाइन दी गई है 2022-23 के लिए। तो इस तरीके इनको सब करना, प्लस 100 मीटर की हद के अंदर कोई तंबाकू सेवन बिक्री कुछ भी, ना खाने का कोई इंतज़ाम हो ना बेचने का इंतज़ाम हो। ये पूरा स्कूल को अगर कोई पनपट्टी या कोई चीज़ होती है, या ऐसे बहुत सारी स्कूलों के सामने यहाँ पनपट्टी है, बहुत सारी कॉलेज चल रही है, जूनियर कॉलेज चल रही है बच्चों की टॉडलर और जूनियर केजी से लेकर अप टू 12th और ग्रेजुएशन तक स्कूलें चल रही है, और सामने बड़ी बड़ी होटलें और पनपट्टी है। तो ऐसी स्कूलों को भी चाहिए कि फ़ौरन एक्शन लेवे और उस एरिया से अपने तंबाकू बिक्री का जो है ऑलरेडी जो सख्त कानून उस पर अमल करते हुए उसको वो चीज़ वहाँ से फौरी तौर पर हटाई जाए।
और एक स्पेशल चीज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में एक चीज़ तय कर दी गई है, ये बहुत गौर से वालिदैन सुने, खास तौर से ये पीटीए का हिस्सा नहीं है फिर भी, लेकिन एक अहम ज़रूरत है, बता रहा हूँ कि हर स्कूल के प्रिंसिपल को कंपलसरी माहिती अपीली अधिकारी, जो माहिती हम मांगते हैं ना, आज हम शिक्षण मंडल से मांगना पड़ता था, तो ऑलरेडी बाकायदा इसका उन्होंने डेट बाकायदा डिक्लेयर कर दी है 13/4/2022 से, जो बाकायदा परिपत्रक यानी एक ऑर्डर निकाल दिया गया हर स्कूल के प्रिंसिपल के लिए कि जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो माहिती अपीली अधिकारी होगा। यानी कि कोई अगर इन्फॉर्मेशन स्कूल से हमको नहीं मिल रही है तो वो जो आरटीआई के थ्रू जो अपील करना है उसका जो माहिती का अपीली अधिकारी को प्रिंसिपल होगा, और वो प्रिंसिपल, ये गवर्नमेंट ने उसको अपीली अधिकारी नियुक्त किया है, और जो माहिती अधिकारी के तौर पर यानी जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के तौर पर ये प्रिंसिपल को इख्तियार दिया गया है कि वहाँ का जो भी सीनियर टीचर होगा, किसी एक को हर स्कूल के अंदर एक सीनियर टीचर को वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर करके वहाँ अपॉइंट करना है, जो वहाँ पर जो भी आरटीआई, जो स्कूलों में आरटीआई या कोई मालूमात डायरेक्ट बराह रास्त नहीं मिलती थी, 8H का जो बहाना करके वो बोलते थे ये मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, तो अब जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है, तो हर स्कूल के अंदर एक आरटीआई ऑफिसर यानी माहिती अधिकारी नियुक्त करना कंपलसरी हो गया है। इसका बाकायदा जो जावक नंबर 381 या ऑर्डर नंबर 381 के अंदर कंपलसरी है, जो कि 2022 का जो 13 अप्रैल 2022 को जो कंपलसरी कर दिया गया है, और उसी स्कूल का जो प्रिंसिपल होगा उसका अपीली अधिकारी होगा। तो तमाम पेरेंट्स से फिर आखिरी में मेरे एक बार फिर गुजारिश है, फिर निवेदन है कि आप सभी लोग बिल्कुल इस पीटीए प्रोसेस के ना पुरअमन तरीके से पीसफुली पूरा हिस्सा लेवें, 100% अटेंडेंस देवें, और आपकी क्लास में जो बेहतर है, जो इसके ऊपर आपके हुकूक, आपके बच्चों के हुकूक के लिए लड़ सकता है, बाकायदा उसको आप लोग वो करें। इंशाल्लाह आगे इसके और क्या हुकूक होते हैं पीटीए के, वो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात होगी। फील्ड वर्क के प्रोसेस के ऊपर है। आप लोग यहाँ पे खास तौर से कोकन मुस्लिम एजुकेशन के अंदर जो और भी नेशनल स्कूल के अंदर भी जो आया, आप लोग वहाँ पूरा अटेंड करें, पीटीए की मेंबरशिप बाकायदा लेवे, और कोर कमेटी में जो जानकार है उनको चुन के भेजें। इस तरीके से कोकन मुस्लिम एजुकेशन के अंदर ये 13 तारीख को फॉर्म का सबमिशन है वो करें आप लोग, और उसके अंदर लिख देवे कि हम कोर कमेटी के लिए हमारा ये बंदे को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी तरफ से हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। और 15 तारीख के दिन, इलेक्शन के दिन तमाम के तमाम हाजिर रहे। 50% अटेंडेंस कंपलसरी है, अगर नहीं है तो आगे इलेक्शन नहीं होगा और वो 15 डेज़ के लिए पोस्टपोन होगा। तो तमाम लोग पीसफुली तरीके से पूरा कोऑपरेट करें, स्कूल को, मैनेजमेंट को और इस पूरे पीटीए प्रोसेस को 100% अटेंडेंस दें अपने हुकूक के लिए, अपने बच्चों के आइंदा मुस्तकबिल के हक़ के लिए। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।